हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सभी का हमारे अपने चैनल एक अंडरस्कोर एक्सप्लोरर के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने मॉडल पेपर किए थे और जो थ्योरी की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है उसमें पहली क्लास जो है हमने कल प्रारंभ की थी। साथियों, आज हम उसी क्रम में अपनी दूसरी क्लास लेके आए हैं। साथियों, दूसरी क्लास में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहली क्लास के बारे में एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस तरह की वह क्लास जो है लगी है। साथियों, है ना, तो फीडबैक आना ज़रूरी है साथियों, ताकि हमें जो भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट करना हो वो हम कर सकें साथियों, है ना। तो अब बात करते हैं साथियों पुस्तकालय के बारे में। एक पुस्तकालय के सबसे पहले बात करें तो एक पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। तो पुस्तकालय के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि एक पुस्तकालय में कितने प्रमुख जो है तत्व होते हैं साथियों। तो इसका आंसर होगा पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, 3 तत्व, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के ने रामायण के आधार पर जो है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए निम्न गुण बताए हैं साथियों, है ना। तो जो किसके लिए रेफरेंस जो लाइब्रेरियन होता है उसके लिए यहाँ किसकी बात हो रही है साथियों? रेफरेंस लाइब्रेरियन की, है ना। तो रेफरेंस लाइब्रेरियन के कौन कौन से गुण जो है एस.आर. रंगनाथन जी ने रामायण के आधार पर बताए हैं साथियों, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आप देखो सबसे पहले किसके? भरत जी की। जो रामायण में 4 प्रमुख पात्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो भरत जी के पात्र की तो ये क्या है? कठिन परिश्रम करने वाले। हमेशा क्या है, भरत जी कैसे, उनका स्वभाव कैसा था? वो कठिन परिश्रम वाले थे, है ना। उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था? तो वो हार्ड वर्क करने वाले थे भरत जी, है ना। उसके बाद में हम देखें तो ठीक इसी तरह एक रेफरेंस लाइब्रेरियन को भी क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क करने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं शत्रुघ्न किस प्रकार अपने स्वाभिमान को सेवा देते समय अलग रखना। तो जो शत्रुघ्न की जो खासियत थी वो क्या थी? क्वालिटी उनकी अपने जो स्वाभिमान है उसको अपने सेवाएं देते समय अलग रखना। तो यही एक संदर्भ पुस्तकालय के अध्यक्ष के अंतर्गत होना चाहिए साथियों, कि जब भी वह पाठक को अपनी सेवाएं देते हैं तो अपने स्वाभिमान को उसमें अलग रखना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी का क्या है? निष्काम भाव से सेवा। साथियों, लक्ष्मण जी का उद्देश्य ही क्या है? अपने निष्काम भाव से हमेशा उन्होंने प्रभु श्री राम की, अपने बड़े भैया की सेवा में लगे रहे। तो इसी प्रकार जो एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है उसको भी अपने यूजर्स की सेवा में जो है निष्काम भाव से लगना चाहिए। अब बात करते हैं प्रभु श्री राम की। तो हर समस्या में खुश तथा हर समस्या को सुलझाने में तत्पर, हर परिस्थिति में एक समान स्वभाव रखने वाले राम जी के बारे में, है ना। तो देखो साथियों, आपने देखा होगा राम जी हमेशा, तो इसी प्रकार से राम जी हमेशा बिल्कुल एक ही बिल्कुल जैसे न हंसना, न फालतू में दुखी होना, मतलब एक बिल्कुल समान स्वभाव के रहते थे। उसी प्रकार एक रेफरेंस लाइब्रेरियन को ज़्यादा जो है न तो परिस्थितियों के प्रति मतलब ऐसे समस्याओं में उलझना चाहिए, है ना। कोई भी समस्या हो तो उसको तत्काल उसका समाधान होना चाहिए और सरल स्वभाव का होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन वाला वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कूल माइंड से रहे और हमेशा समान स्वभाव से। सबसे अच्छी बात क्या है? समान स्वभाव का होना चाहिए। तो ये जो 4 विशेषताएं बताई है रामायण के आधार पे एस.आर. रंगनाथन ने रेफरेंस लाइब्रेरियन के लिए साथियों यह बताए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का कर्मचारी फार्मूला के बारे में। तो कर्मचारी फार्मूला जो है आपको पता ही है। कर्मचारी फार्मूला को विशेष रूप से कर्मचारी फार्मूला 1948 के नाम से जाना जाता है साथियों। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहले है कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक स्टाफ फार्मूला 1945 में दिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कर्मचारियों की संख्या निर्धारण करने के लिए स्टाफ फार्मूला कब दिया था साथियों? तो 1945 में। यहाँ पे 1948 नहीं करना है साथियों, अन्यथा आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वह गलत हो जाएगा। तो कब दिया था? 1945 में, जिसे अनेक पुस्तकालयों में व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के बाद में 1948 में पब्लिश किया गया। प्रकाशित कब किया गया इसको? 1948 में साथियों। तो एस.आर. रंगनाथन ने स्टाफ फार्मूला 1945 में दिया था, लेकिन इसका पहले अनेक पुस्तकालयों में जो है
व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद में 1948 में जो हमारा स्टाफ फार्मूला है एस आर रंगनाथन जी ने जो दिया है उसको पब्लिश किया गया है। साथियों ये चीज़ आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, चाहे कितने ही यूट्यूबर हो, चाहे कितने ही ऑफलाइन क्लासेस वाले टीचर हो, आज तक किसी ने नहीं बताया था कि एस आर रंगनाथन। डायरेक्ट ये बताएंगे कि कर्मचारी फार्मूला 1948 में दिया था बस, है ना, जो कि गलत है। तो साथियों मैं आपके लिए बिल्कुल हर बारीकी की जो चीज़ है, जहाँ पे बच्चे क्या अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देगा पब्लिशर, क्योंकि सबको पता है बच्चों को पब्लिश रटा हुआ सबने 1948 पब्लिश 1948। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल हर चीज़ को स्पष्ट किया है कि एस आर रंगनाथन ने 1945 में स्टाफ फार्मूला दिया है और 1948 में यह फार्मूला जो है पब्लिश हुआ है ना। तो इस तरह से हमारे को गलतियाँ नहीं करते हुए आगे बढ़ना है साथियों। अब बात करते हैं आगे इसी स्टाफ फार्मूले की अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या जो है व्याख्या इसकी की गई है उसके बारे में, है ना साथियों। तो देखो सबसे पहले एक तो यहाँ पे थोड़ी त्रुटि रहेगी। अब बात करते हैं देखो विभिन्न विभागों में कर्मचारी फार्मूला। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुस्तक विभाग की, जिसको कहते हैं बुक सेक्शन, है ना, क्या कहते हैं बुक सेक्शन। तो बुक सेक्शन में एस बी एस, यहाँ पे एस का मतलब होता है क्या साथियों स्टाफ। एस का मीन क्या है यहाँ पे, एस का मीन है साथियों स्टाफ, है ना, स्टाफ। और बी का मतलब है बुक, है ना, सॉरी यहाँ स्टाफ, कितना स्टाफ चाहिए किसमें बुक सेक्शन के अंदर, है ना। एस का मतलब यहाँ पे स्टाफ है, बुक का मतलब बी का मतलब बुक है ना। तो स्टाफ जो बुक सेक्शन है उसमें कितना स्टाफ कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है A/6000, है ना। तो एक यहाँ पे क्या है साथियों, तो यहाँ पे ए का मतलब है एक्सेशन ऑफ बुक्स इन पर्टिकुलर ईयर, है ना। तो ए बटा यानी प्रत्येक वर्ष में उस वर्ष में कितनी पुस्तकें जो है एक्सेशन की जा रही है, उसमें हम 6000 का भाग दे देंगे। तो उसमें क्या आ जाएगी, जो स्टाफ बुक सेक्शन की जो स्टाफ संख्या है वह उसमें हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से यह किसके लिए है, बुक सेक्शन के लिए, है ना। इसको ध्यान में रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है विशेष रूप से बुक सेक्शन वाला। फिर हम बात करते हैं स्टाफ सर्कुलेशन, है ना। तो सर्कुलेशन जो सेक्शन है कौन सा, परिसंचरण विभाग। तो परिसंचरण विभाग में किस तरीके से हम कर्मचारियों की संख्या प्राप्त करेंगे, तो हम प्राप्त करेंगे G/1500। तो यहाँ पे जी का मतलब क्या है साथियों, जी का मतलब है गेट हॉर्स, है ना, यानी आपकी जो लाइब्रेरी है उसका जो पर्टिकुलर गेट है वह कितने घंटे तक खुला हुआ है। तो उसके अनुसार गेट जी फॉर गेट हॉर्स /1500, है ना। तो उसमें क्या आ जाएगी पर्टिकुलर जो है हमारे को कितने कर्मचारियों की सर्कुलेशन सेक्शन में आवश्यकता है। अब आगे बात करते हैं साथियों SL यानी कि स्टाफ किसके लिए, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। तो HW यानी हॉर्स और वर्किंग, है ना। तो वर्किंग हॉर्स यानी कार्य घंटे, कितने कार्य घंटे हमारे काम हो रहा है प्रत्येक वर्ष के अंदर, उसका /1500 कर देंगे, है ना। तो वो एक रेफरेंस जो एक लाइब्रेरियन जो पोस्ट है उसके लिए कर्मचारियों की संख्या हमारे को प्राप्त हो जाएगी साथियों। आगे बात करते हैं SM यानी स्टाफ फॉर मेंटेनेंस सेक्शन, है ना, या मरम्मत सेक्शन की अगर बात करें तो A/3000। यहाँ भी ए का मतलब होता है एक्सेशन ऑफ बुक्स इन पर्टिकुलर ईयर, है ना, A/3000। तो यहाँ पे किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, स्टाफ फॉर मेंटेनेंस सेक्शन। अब बात करते हैं SP स्टाफ फॉर पीरियोडिकल सेक्शन, यानी प्रत्येक वर्ष में कितनी पीरियोडिकल्स प्राप्त हो रही है उसमें भाग दे देंगे 500 का। तो हमारे को पत्रिका विभाग के कर्मचारियों की संख्या जो है साथियों प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं SR यानी स्टाफ फॉर रेफरेंस सेक्शन। तो रेफरेंस सेक्शन में क्या है साथियों, संदर्भ विभाग की यहाँ पे बात हो रही है। तो संदर्भ विभाग में क्या है, तो रेफरेंस, है ना, /50 रेफरेंस /50 इनटू वर्किंग हॉर्स वर्किंग डेज। यहाँ पे क्या आएगा साथियों, वर्किंग डेज, यहाँ वर्किंग हॉर्स नहीं है ना, यहाँ ध्यान रखना क्या है, इस W का मतलब वर्किंग डेज, है ना, वर्किंग यानी कितने कार्य दिन, वर्किंग डेज, है ना,
कितने कार्य दिन, कि साल में अपन कितने जो वर्किंग डे है उसमें काम हो रहा है, तो उसमें भाग दे देंगे कितना 250 का, और इसको मल्टीप्लाई होगा आर, है ना, कितने संदर्भ, कितने पाठक, है ना, जो है रेफरेंस संदर्भ के लिए हमारे पुस्तकालय में आ रहे हैं, उस आर को भाग दे देंगे किसमें, उस संख्या को, है ना, कितने जो संदर्भ के लिए कितने पाठक हमारे, कितने यूज़र जो है लाइब्रेरी में आ रहे हैं, उसको भाग दे देंगे 50 से, और उसको मल्टीपल कर लेंगे W/250 से। तो हमारे को रेफरेंस सेक्शन में जो कर्मचारियों की, स्टाफ की जो संख्या है वह प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन की। तो टेक्निकल सेक्शन ST है ना, S यानी स्टाफ फॉर टेक्निकल सेक्शन। तो इसमें क्या होगा साथियों, A प्लस, है ना, A मतलब यहाँ वही A है, एक्सेशन, है ना, पर्टिकुलर ईयर में कितने एक्सेशन बुक्स आई, प्लस 40D, है ना, 40D फॉर डेज, है ना, डेज, A प्लस 40 डेज, है ना, इसको करके, और इसमें 2000 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे साथियों, है ना। तो हमारे को किस चीज़ की प्राप्त हो जाएगी, टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसमें कर्मचारियों की संख्या का पता लगाया जा सकता है ना। या D4 डेज, है ना, डेज साल में कितने दिन काम हो रहा है ना, तो उसको डेज को 40 से मल्टीपल होगा, प्लस A यानी एक्सेशन ऑफ बुक्स, उसको हम किससे 2000 से भाग दे देंगे, तो हमारे को टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसमें कर्मचारियों की संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो इस तरीके से ये स्टाफ फार्मूला वर्क करता है। और अब हम बात कर रहे हैं आगे पुस्तकालय दीक्षा की। तो पुस्तकालय दीक्षा के अंतर्गत साथियों देखो, सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय में 4 प्रकार के पाठक आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी में जो है ऐसा रंगनाथन के अनुसार कितने प्रकार के पाठक आते हैं, तो 4 प्रकार के पाठक आते हैं। अब ये 4 प्रकार के पाठक के कौन कौन से आते हैं, तो आपको डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो ध्यान रखना कौन कौन से। सबसे पहले फ्रेशमैन। फ्रेशमैन कौन है, जो पूर्णतया पहली बार अपनी लाइब्रेरी में आ रहा है, वो हो गया फ्रेशमैन। फिर आगे बात करते हैं जनरल रीडर, एक सामान्य पाठक जो डेली रूटीन में हमारी लाइब्रेरी के अंदर आता है, वह कौन सा है, सामान्य पाठक, है ना, जनरल रीडर। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी, यानी ऑर्डिनरी इंक्वायरर, यानी साधारण पूछताछ के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है, किसके लिए, सामान्य पूछताछ के लिए, तो वह एक प्रकार हमारे यूजर का हो गया। इसके बाद में बात करते हैं स्पेशलिस्ट इंक्वायरर, यानी कोई विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए, पूछताछ करने के लिए लाइब्रेरी में आ रहा है। तो वैसे स्पेशलिस्ट इंक्वायरर के अंदर कोई भी रिसर्चर वगैरह हो सकता है साथियों, है ना। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पाठक हैं जो हमारी लाइब्रेरी के होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी हो, यही 4 प्रकार के यूजर्स लगभग हमारी लाइब्रेरी में होते हैं। तो ये SR रंगनाथन ने ये बताए हैं साथियों, 4 प्रकार के यूजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय में कितने प्रकार के पाठक आते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, 4। अब आगे बात करते हैं साथियों, इन्हीं 4 प्रकार के पाठकों के लिए SR रंगनाथन ने संदर्भ सेवा के 4 प्रकार बताए हैं। तो इन्हीं 4 प्रकार के पाठकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए रंगनाथन जी ने संदर्भ सेवा के भी कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार। तो सबसे पहले बात करें फ्रेशमैन। फ्रेशमैन के लिए कौन सा प्रकार बताया, तो साथियों पुस्तकालय दीक्षा किसके लिए बताया है, फ्रेशमैन के लिए, ये ध्यान रखना है ना। उसी प्रकार जनरल रीडर के लिए कौन सी सेवा बताई है साथियों, तो सामान्य मार्ग दर्शन जनरल रीडर के लिए जो है SR रंगनाथन ने बताया है। उसी प्रकार से अगर ऑर्डिनरी इंक्वायरर है तो उसके लिए कौन सी जो है सेवा बताई है, तो प्रस्तुत संदर्भ सेवा, यानी रेडी रेफरेंस सर्विस। ठीक उसी प्रकार स्पेशलिस्ट जो इंक्वायरर होता है साथियों, रिसर्चर वगैरह, तो उसके लिए व्यापक संदर्भ सेवा SR रंगनाथन ने बताई है। आप इसको पर्टिकुलर अलग अलग एक बार ये नोट डाउन करके, यानी चारों प्रकारों को नोट डाउन करके उसके बाद में संदर्भ सेवा के 4 प्रकारों को अलग से एक बार नोट डाउन
कर लेना कि किस प्रकार के पाठक को कौन सी सेवा दी जाती है साथियों, है ना। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप होने के एक बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं इस पर विशेष जोर आपके लिए दे रहा हूँ साथियों, है ना। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ है डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय दीक्षा प्रदान करने के की 3 विधियाँ, कितनी विधियाँ, 3 विधियाँ। अब वो कौन कौन सी हैं पुस्तकालय दीक्षा प्रदान करने की 3 विधियाँ? तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप, फिर है प्रैक्टिकल गाइडेंस, उसके बाद है फॉर्मल लेसन्स। तो ये 3 प्रकार की विधियाँ किसने बताई है साथियों, पुस्तकालय दीक्षा प्रदान करने की? तो ऐसा रंगनाथन ने बताई है साथियों। अप्रेंटिसशिप, प्रैक्टिकल गाइडेंस और फॉर्मल लेसन, तो इनको भी नोट डाउन कर लेना साथियों। अब आगे बात करते हैं इन्हीं पुस्तकालय दीक्षा देने की समस्त विधियों को, कौन सी, ये जो ऊपर हमने 3 विधियाँ देखी हैं इनको विस्तृत रूप में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और मिक्स्ड मेथड। साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड की, यानी एक अप्रत्यक्ष विधि जिसके अंदर किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, अप्रत्यक्ष विधि वह कहलाती है। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट अपन किसी व्यक्ति से व्यक्ति को अगर कोई सेवा दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेथड विधि के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद में मिक्स्ड मेथड, जो दोनों का मिश्रण होता है वह मिक्स्ड मेथड के अंतर्गत आ जाएगा। अब सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड की, अप्रत्यक्ष मेथड की बात करें तो इसमें आएगी लाइब्रेरी गाइड, है ना। सबसे पहले लाइब्रेरी गाइड, हम जब भी कोई पाठक लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो उसको एक गाइड मिलती है लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए किस प्रकार से उसको यूज़ करना उसके गाइडेंस उसमें लिखी होती है, तो ये क्या होगी, लाइब्रेरी गाइड। तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। यहाँ किसी भी मानव का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार ऑडियो विजुअल मेथड, तो ऑडियो विजुअल मेथड में क्या है, कई बार लाइब्रेरी के अंदर साउंड वगैरह लगाए दिए जाते हैं। कोई भी जो है, जैसे हम मॉल में शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर लगे होते हैं, कोई ऑफ़र वगैरह चल रहा हो तो वो उसमें अनाउंसमेंट होता रहता है। ठीक उसी प्रकार लाइब्रेरी में भी ऑडियो मेथड जो है यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार विजुअल मेथड होता है, विजुअल मेथड में कोई भी वीडियो वगैरह चला के या डिस्प्ले चला के आपको जो है विजुअल रूप से जो है दिखाकर वो एक पद्धति होगी, यानी किसी भी चीज़ का डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो ये क्या होगी, ये भी एक ऑडियो विजुअल मेथड भी क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक उसी प्रकार डिस्प्ले लिटरेचर एंड इक्विपमेंट, यानी डिस्प्ले लिटरेचर साहित्य को जो है डिस्प्ले करना, इक्विपमेंट को भी डिस्प्ले करना, तो ये भी कौन सी विधि है साथियों, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं तो एक लेक्चरर मेथड, है ना। ठीक उस जो है कई सारे यूजर्स हैं तो उनको हम लेक्चर देके जो है हम क्या कर सकते हैं, उनको पुस्तकालय दीक्षा दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार लाइब्रेरी का राउंड करवा के, लाइब्रेरी का राउंड कौन करवाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति पर्सन करवाएगा, है ना। तो वो किस प्रकार की पद्धति होगी, प्रत्यक्ष, है ना। ठीक उसी प्रकार इंस्ट्रक्शन मेथड, है ना, निर्देशित कौन करेगा, कोई व्यक्ति होगा जो उसको निर्देशित करेगा, तो ये भी कौन सी, प्रत्यक्ष पद्धति का ही उदाहरण हो गया। ठीक उसी प्रकार काम करके सीखना, तो जो है जॉब रोटेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉब रोटेशन, काम करके सीखना, है ना। तो कई बार इसमें कौन सी विधि, जॉब रोटेशन की पद्धति काम में ली जा सकती है। तो ये सारे क्या हो गए, डायरेक्ट मेथड हो गए, किसके, पुस्तकालय दीक्षा के। ये सारे कौन से, इनडायरेक्ट मेथड हो गए, और इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो मिक्स्ड मेथड के अंतर्गत आता है। तो ये हमारी पुस्तकालय दीक्षा की समस्त विधियों को हम विस्तृत रूप से देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों संदर्भ सेवा की। तो देखो संदर्भ सेवा के बारे में, रेफरेंस सर्विस के बारे में, मानव द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने का क्रम। तो मानव ने किस प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है साथियों। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या है, मानव ने अपने विचारों को हड्डियों पे लिखा, किस पे लिखा, बोन पे, है ना। तो सबसे पहले किस पे, बोन पे। उसके बाद में मानव ने लेदर का इस्तेमाल किया, बोन के बाद में किसका इस्तेमाल किया, लेदर का, और लेदर के बाद में किसका इस्तेमाल किया, तो स्टोन का, किसका किया, स्टोन का। स्टोन के बाद में क्ले टेबलेट्स, है ना, मिट्टी की जो मर्द पट्टिकाएँ होती हैं उनका जो है इस्तेमाल मानव के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने में किया गया। उसके बाद में मेटल का, है ना, किसका, धातु का। उसके बाद में वैक्स मोम का। उसके बाद में किसका, वुड का। और उसके बाद में पेपायरस, पेपायरस आपको पता है ये मिस्र में, है ना, सबसे पहले नील नदी के किनारे पे, है ना।
उसके बाद में कपड़े है, उसके बाद में किसका, कपड़े का, कपड़े के बाद में पार्चमेंट। तो ये आपको जो क्रम है वह याद रखना है साथियों, इसको नोट डाउन कर लेना कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्रम आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे। डॉक्टर A.H. मैस्लो, किसने, A.H. मैस्लो ने मानव की 5 मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया है। कितनी मूलभूत आवश्यकताओं पर मैस्लो ने बल दिया है साथियों मानव के लिए? तो 5 मानव की मूलभूत आवश्यकताओं पर मैस्लो ने बल दिया है। अब आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी वे है। तो सबसे पहले हम बात करें तो साइकोलॉजिकल नीड, सबसे पहले कौन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, है ना। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, जैसे किसी व्यक्ति को किसी जॉब के लिए सबसे पहले उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में आता है कि हाँ यार, खास मैं भी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ और ये नौकरी मुझे मैं भी ले लेता हूँ, है ना। तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग के अंदर सेट होता है सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड, है ना। जब वो साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद में उसकी सेफ्टी की नीड उत्पन्न होती है। कौन सी, सेफ्टी की नीड। तो जब मान लो किसी को नौकरी मिल गई तो उसको लगेगा कि यार मुझे सेफ्टी चाहिए, वो फ्यूचर की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं ना सभी लोग। LIC वगैरह किस लिए करवाते हैं, फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। तो ये एक आगे जो है, अगर साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद में हमारी सेफ्टी नीड जो है वो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। और अगर सेफ्टी नीड पूरी हो रही है तो उसके बाद में सोशल नीड, है ना, कि सामाजिक रूप से हमारे को एक मजबूत जो है पक्ष रखना है, मतलब सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो वो क्या है, एक सोशल नीड, है ना, सामाजिक उसकी आवश्यकताएं होनी चाहिए। इसके बाद में एगोस्टिक नीड, है ना, एगोस्टिक नीड। तो सोशल नीड के बाद में कौन सी नीड आती है, एगोस्टिक नीड, है ना। और उसके बाद में कौन सी नीड आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जो है स्वयं आत्मसातीकरण आवश्यकता, है ना। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो इन चारों नीड पूरी होने के बाद में और सबसे अंतिम है। तो ये देखो, अध्ययन और ज्ञान संबंधी रुचि हेतु लगातार नए नए शोध और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज तथा प्रलेखों की संख्या के में लगातार जब वृद्धि होती है तो कौन सी, किसके कारण से, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के कारण ही यह सब हो रहा है। क्या, नए नए रिसर्च हो रहे हैं नए नए फील्ड के अंदर, और ज्ञान जगत में लगातार वृद्धि हो रही है, प्रलेखों के अंतर्गत लगातार वृद्धि हो रही है। साथियों अभी हाल ही में जो एक यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार प्रतिवर्ष जो है पूरे विश्व के अंदर प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख जो है ग्रंथ प्रत्येक वर्ष में पब्लिश होते हैं साथियों, है ना। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख ग्रंथ, कितने, 6 लाख जो है प्रलेख जो है प्रतिवर्ष पब्लिश होते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं संदर्भ सेवा की। संदर्भ सेवा का उद्भव, है ना, संदर्भ सेवा का विकास। तो साथियों अगर संदर्भ सेवा की हम बात करते हैं, संदर्भ सेवा का विकास 1876 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सैमुअल स्वेट ग्रीन ने, किसने, सैमुअल स्वेट ग्रीन नामक विद्वान ने इस प्रकार की सेवा की आवश्यकता पर बल दी है। तो अगर हम सबसे पहले संदर्भ सेवा की बात करें तो 1876 में किसने, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने, है ना। विश्व में सबसे पहले जो है संदर्भ सेवा की जो है आवश्यकता पर बल किसने दिया था, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने। अब हम भारत की बात करें तो भारत में 1931 में S.R. रंगनाथन की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक प्रकाशित होने के बाद में इसके महत्व और आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। और इस प्रकार कब, S.R. रंगनाथन के द्वारा, है ना, कब प्रकाशित हुई थी, 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक, है ना। उसके बाद में भारत में जो है अक्सर इस पर जो है विशेष बल दिया गया, है ना, किस पे, संदर्भ सेवा पे। तो देखो बल दिया जाने लगा। इस प्रकार की सेवा देने के लिए सबसे पहले जो है रंगनाथन ने प्रयास किया और जो 5 नवयुवक है ग्रेजुएट नवयुवकों को 1930 में मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में नियुक्त किया गया, है ना। इन्होंने क्या किया कि इसके संदर्भ सेवा देने के लिए 5 नवयुवकों को जो ग्रेजुएट थे 1930 में मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में नियुक्त करवा दिया साथियों, है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हम इनको रेफरेंस लाइब्रेरियन के रूप में नहीं, इनको सिर्फ संदर्भ सेवा देने के लिए, न कि यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हुई है अभी, है ना। तो ध्यान रखना 1930 में किस लिए, कि इनको संदर्भ सेवा देने के लिए 5 नवयुवकों को जो है नियुक्त किया गया। अब मूल रूप से विधिवत रूप से, है ना, और विधिवत रूप से मान्यता देने के लिए डॉक्टर रंगनाथन के प्रयासों द्वारा 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संदर्भ
रेफरेंस जो लाइब्रेरियन का पद सर्जित किया गया। तो विधिवत रूप से भारत में संदर्भ सेवा की शुरुआत जो मानी गई है साथियों 1937 से मानी गई है, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय से मानी गई है और रंगनाथन के प्रयासों से मानी गई है। और किसका पद सर्जित हुआ था यहाँ पे? रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सर्जित किया गया। तो इस प्रकार से संदर्भ सेवा के बारे में हमने पढ़ लिया है साथियों। मूलभूत जो चीज़ें हमारे को कहीं और देखने को नहीं मिली वह मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो जो साधारण चीज़ें बाकी सब लोग पढ़ा देते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा सेल्फ स्टडी भी गाइड्स वगैरह में, लेकिन उन गाइड्स वगैरह में जो चीज़ नहीं होती है, बाकी टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पुटअप होने लायक है ना साथियों। वही चीज़ मैं आपको अभी विशेष रूप से ध्यान दे के पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं साथियों आगे संदर्भ सेवा के प्रचलित महत्वपूर्ण समानार्थक शब्द है ना। संदर्भ सेवा के जो विश्व में प्रचलित महत्वपूर्ण समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं साथियों? तो ध्यान देना इस पे। इंफॉर्मेशन डेस्क सर्विस, रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, रिसर्च कंसल्टेंट सर्विस, अनुलय सेवा और रेफरेंस वर्क, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये जो नाम है इनको ऐसे कैसे नोट डाउन कर लेना साथियों। आने वाले एग्जाम्स में आपको ये पूछा जा सकता है कि संदर्भ सेवा का प्रचलित जो महत्वपूर्ण समानार्थक शब्द है उनमें इनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 इसमें से दे देंगे, 1 इसमें से अलग दे देंगे और वही आपको जो है आंसर का ध्यान रखना है। अगर आपको ये 7 नाम पता है तो आप डायरेक्ट उसको अलग को छांट सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, ये पूरे के पूरे 7 नाम आपको याद रखने हैं साथियों। अब आगे हम बात करते हैं संदर्भ सेवा की परिभाषा, है ना। किसकी? संदर्भ सेवा की परिभाषा। तो साथियों सबसे पहले सैमुअल स्वेट ग्रीन, है ना, क्योंकि इनका नाम कब आया था? 1876 में। संदर्भ सेवा की पूरी दुनिया में सबसे पहले शुरुआत करने वाले सैमुअल स्वेट ग्रीन, है ना। इन्होंने क्या किया? पुस्तकालय अध्यक्ष। इनकी परिभाषा को ध्यान में रखना साथियों क्या है। देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको तीनों परिभाषाओं में जो है कंपेयर किया जा सके आपके द्वारा, है ना। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? सैमुअल स्वेट ग्रीन ने। सैमुअल स्वेट ग्रीन ने क्या कहा साथियों? पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन द्वारा एकांकी पाठक को यूजर्स की ज्ञान प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत सहायता। तो सैमुअल स्वेट ग्रीन ने क्या कहा संदर्भ सेवा को? लाइब्रेरियन द्वारा यूजर की व्यक्तिगत सहायता, है ना। ये 3 शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं एस.आर. रंगनाथन जी ने पाठकों व पुस्तकों के मध्य व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है? आपकी संदर्भ सेवा है। तो ध्यान देना एस.आर. रंगनाथन जी ने क्या किया है? व्यक्तिगत रिलेशन बताया है। किसके? पाठक और पुस्तकों के मध्य, है ना। पाठकों और पुस्तकों के मध्य व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है? संदर्भ सेवा, है ना। इसी प्रकार से मार्गरेट हाचिंस ने क्या कहा साथियों? किसी भी उद्देश्य की पूर्ति है तो ज्ञान की खोज में संलग्न व्यक्तियों को, यहाँ क्या किसकी बात हो रही है? ज्ञान की खोज में संलग्न व्यक्ति। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो कोई यूजर ही हो ना, को पुस्तकालय के द्वारा। तो पुस्तकालय के द्वारा, और यहाँ सैमुअल स्वेट ग्रीन ने क्या कहा था? पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना ही क्या है? संदर्भ सेवा। तो आपको डिफरेंस पता चल गया मार्गरेट हाचिंस में, सैमुअल स्वेट ग्रीन में, है ना। क्योंकि एस.आर. रंगनाथन ने व्यक्तिगत संबंध बताया तो इन दोनों से कोई मैच नहीं है, लेकिन इन्होंने सैमुअल स्वेट ग्रीन ने क्या कहा? व्यक्तिगत सहायता। इन्होंने भी क्या कहा? व्यक्तिगत सहायता। लेकिन किसकी? तो देखो किसके द्वारा? तो मार्गरेट हाचिंस में पुस्तकालय के द्वारा और संलग्न कोई भी व्यक्ति, और सैमुअल स्वेट ग्रीन किसके द्वारा? लाइब्रेरियन के द्वारा और यूजर की। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी डेफिनेशन इसकी जो है पूछी जाती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, और मोस्ट प्रोबेबली तीनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं साथियों, है ना। अब हम बात करते हैं आगे ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। ALA, यहाँ ALA किसके लिए संदर्भित किया गया है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए, है ना। ध्यान रखना किसके लिए? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए। तो ALA ने क्या परिभाषा दी है साथियों? पुस्तकालय का वह पक्ष जो पुस्तकालय साधनों के उपयोग तथा सूचना प्राप्त करने में पाठकों की सहायता से प्रत्यक्षतः संबंधित है, संदर्भ कार्य कहलाता है साथियों। तो इसको एग्जैक्ट ऐसे कैसे आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्टेटमेंट में क्या देगा साथियों? तो आपको ध्यान रखना यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रत्यक्ष है। यहाँ अगर ये दिया और
अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना कि ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स में क्या कहा गया है कि पुस्तकालय का वह पक्ष जो पुस्तकालय साधनों के उपयोग तथा सूचना प्राप्त करने में पाठकों की सहायता से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संबंधित है ना। तो अप्रत्यक्ष से नहीं होगा साथियों, ये ध्यान में आपको रखना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा देने के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता के निम्न कारण बताए हैं। तो जो है संदर्भ सेवा देने के मानवीय जो सहायता दी जाती है उसके क्या कारण बताए हैं डॉक्टर SR रंगनाथन ने। तो सबसे पहले है ग्रंथों की कृत्रिमता यानी आर्टिफिशियलिटी ऑफ बुक्स, फिर है सूची की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैटलॉग, फिर है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता साइकोलॉजिकल नीड। यानी यह 3 कारण किसने बताए हैं? SR रंगनाथन ने। इसके भी नोट डाउन कर लेना। संदर्भ सेवा में मानवीय सहायता देने के कारण क्या क्या है? तो SR रंगनाथन के अनुसार ये 3 कारण हैं। अब हम बात करते हैं संदर्भ सेवा के कार्य, है ना। संदर्भ सेवा के क्या क्या कार्य हैं? तो ALA के अनुसार, किसके अनुसार? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार 1942 में संदर्भ सेवा के निम्न 6 कार्य बताएं। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछने को मिलेगा कि ALA ने कब तो संदर्भ सेवा के 6 कार्य बताए हैं 1942 में। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि कितने कार्य बताए 1942 में संदर्भ सेवा की ALA ने, तो 6 कार्य। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा ये 6 कार्यों का आपको नाम भी ध्यान में रखना है। कन्फर्म ये आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा साथियों। तो सबसे पहले क्या है? निरीक्षणात्मक कार्य, जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन, है ना। फिर है निर्देशात्मक कार्य, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। उसके बाद में सूचनात्मक कार्य, इन्फॉर्मेटरी फंक्शन। उसके बाद में मार्गदर्शनात्मक कार्य, गाइडेंस फंक्शन। उसके बाद में मूल्यांकन कार्य, अप्रेजल फंक्शन। उसके बाद में वाग्मय सूची संबंधी कार्य, जिसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक फंक्शन। तो ये 6 कार्य जो है ALA ने बताए हैं संदर्भ सेवा के। कब बताए हैं? 1942 में, है ना। तो साथियों ये आपको डेफिनेटली ऐसे के ऐसे 6 कार्य याद रखने हैं। ऑप्शन में इनमें से एक ऐसा देगा जो इनमें 6 में नहीं होगा और वही आपका आंसर होगा। तो सारे वर्ड ऐसे कैसे आपको दिमाग में याद होना चाहिए। सुपरवाइजरी फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है ना। सुपरवाइजरी जो करता है, देखे होंगे सुपरवाइजर जो है होता है डिपार्टमेंट में, तो उसका क्या रोल होता है? तो वह कार्य किसका? रेफरेंस लाइब्रेरियन का। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल यानी निर्देश देना, है ना, निर्देशित करना, पाठकों को निर्देशित करना। इसके बाद में इंफॉर्मेटरी यानी सूचनात्मक यानी सूचना उनको प्रोवाइड करवाना। गाइडेंस फंक्शन, अगर सूचना यहाँ अवेलेबल नहीं है तो उनको गाइड करना, ये गाइडेंस फंक्शन के अंतर्गत आता है। अप्रेजल यानी मूल्यांकन करना कि किस यूजर को किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता अक्सर होती है, उस तरीके का जो है अप्रेजल करना यानी मूल्यांकन करना। उसके अलावा बिब्लियोग्राफिक संबंधी यानी बिब्लियोग्राफिक जो सूचना जो है वह तैयार करना। तो ये बिब्लियोग्राफिक सूचना संबंधी कार्य। तो ये 6 कार्य किसने बताए हैं? ALA ने, है ना, 1942 के अंतर्गत। तो साथियों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को जो है यह अति इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वह मिल सके साथियों। अब फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।